बूढ़े सास ससुर की प्रॉपर्टी छीनकर रोड पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। बहू तूने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। 75 साल के रामलाल जी और उनकी पत्नी सुशीला जी अपने बहू बेटे और पोता पोती के संग में रहते थे। उनकी पोती पूर्वी अपनी दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। पूर्वी 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटकर घर आई तो उसने देखा दादी दादू कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उसने अपने दादी दादू को आवाज़ लगाना शुरू किया। जब कहीं से भी दादी दादू की आवाज़ नहीं आ रही थी तो उसने पूरा घर चेक किया। पूरा घर चेक करने के बाद भी जब दादी दादू नहीं दिखे तब उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी दादी दादू कहीं गए हैं क्या? अच्छा, मंदिर गए होंगे दोनों। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, मैं मंदिर नहीं गए हैं, अपने गांव गए हैं। एक्चुअली उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था और उन्हें थोड़ी सी गांव की याद भी आ रही थी। उन्होंने सोचा अपने गांव वाले घर जाकर देख आते हैं और थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर रह आते हैं। इससे हवा पानी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन दादी दादू गांव जाने वाले थे तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उन्हें जाने नहीं देती। इसलिए उन्होंने सोचा जब तू कॉलेज चली जाएगी तब वे जाएंगे, वरना तू परेशान हो जाएगी। पूर्वी ने कहा, मम्मी अब मैं अपनी बातें किसके संग शेयर करूँगी? आप तो जानती हैं ना मुझे दादा दादी के संग रहना कितना अच्छा लगता है। अब मुझे उनकी बहुत याद आएगी। पूर्वी की माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, जब दादी दादू का मन भर जाएगा तो वे जल्दी ही आ जाएंगे। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, पापा भी आते होंगे, फिर सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। पूर्वी के पिता रमेश बड़ी सी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करते थे। शाम को जब पूर्वी के पिता घर वापस आए तो पूर्वी ने अपने पापा से दादी दादू के बारे में पूछा। पापा ने भी वही कहा जो उसकी मम्मी ने कहा था। पूर्वी ने कहा, पापा आप मेरी दादी दादू से बात करवा दीजिए। वे मुझे छोड़कर और मुझे बिना बताए कैसे चले गए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्हें मेरी याद नहीं आएगी? गाँव में कौन उनका ख्याल रखेगा? मुझे अपने साथ ले जाते तो मैं उनका ख्याल रख सकती थी। रमेश अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा दादी दादू का अभी वहाँ मन लग रहा था। उन्होंने अपने गाँव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए थोड़े समय के लिए वे अपने गाँव चले गए हैं। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय के बाद वह वापस आ जाएंगे। तुम अब ज़्यादा मत सोचो, अपने कमरे में जाकर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करो। पूर्वी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उसकी दादी दादू का सपना था कि वह अपनी पोती को डॉक्टर बना हुआ देखें। दूसरे दिन पूर्वी अपनी मम्मी पापा को दादी से बात करने के लिए कहती है। उसके मम्मी पापा फिर से बात को टाल देते हैं। जब भी वह अपनी दादी दादू से बात करने के लिए बोलती थी तब भी उसके मम्मी पापा बात को टाल देते थे। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। एक बार पूर्वी डॉक्टर की रिसर्च के लिए बाहर गई थी कैंप में। कैंप में रिसर्च का काम जैसे ही पूरा हो गया, उसने अपने दोस्तों के संग पास के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है। तभी पूर्वी की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बूढ़े आदमी और औरत की तरफ गई, जिसकी शक्ल उसके दादी दादू से मिलती थी। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में भीख मांग रहे थे। फिर पूर्वी ने सोचा, उसके दादी दादू इतने फटे हाल में क्यों होंगे? उसके मम्मी पापा ने कहा है वह तो अपने गांव गए हैं, तो यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? पूर्वी के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे। पूर्वी ने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार पास जाकर देख लेती हूँ। डरते डरते पूर्वी उनके पास जाने लगी। पूर्वी को पास आते देख दादी दादू अचानक से अपनी पोती को अपने सामने देखकर मेरी बच्ची कहकर रोने लगे। दादी दादू की ऐसी हालत देखकर पूर्वी भी रो पड़ी। ना जाने कब से वे दोनों नहाए नहीं थे
और कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी। पास में कुछ पुराना झूठा खाना भी पड़ा हुआ था, पता नहीं कब से उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। भूखी प्यासी दादी की एक एक हड्डी दिख रही थी और दादू काफ़ी बीमार थे। दादू ने अपने कपकपाते हाथों से पूर्वी के आंसू पोंछे। पूर्वी अपने दादी दादू को जोर से गले लगा लेती है। फिर उसने अपने दादी और दादू से पूछा, आप दोनों यहाँ पर कैसे आए? आप दोनों तो गांव गए हुए थे ना? दादी ने कहा, बेटा बस हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमने ज़रूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए उसका फल हमें मिल रहा है। पूर्वी ने कहा, चलो दोनों मेरे संग घर चलो। दादी दादू बोले, नहीं बेटा, अब हमारा कोई घर नहीं, ज़िंदगी में कुछ दिन ही बचे हैं, हम दोनों यहीं मंदिर में सीढ़ी पर गुजार लेंगे। पूर्वी ने कहा, दादी दादू आप दोनों लोग मेरे होते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर खाओगे? कपकपाते होठों से दादू बोले, बेटा अब कोई और चारा भी तो नहीं है। पूर्वी ने अपनी दादी दादू का हाथ पकड़ा और कहा, मैं यहाँ आपको भीख मांगने नहीं दूंगी, आप दोनों मेरे साथ घर चलो। दादी दादू रुआसी होकर बोले, जब बहू बेटे ने ही हमें बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया तो तू क्यों हमें नहीं छोड़ देती? ये कहते ही दादी दादू दोनों फूट फूट कर रोने लगे। पूर्वी अपने दादी दादू से पूछा, क्या पापा ने आपको यहाँ पर छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसू को पोंछते हुए बोली, यह सारी बातें छोड़ तू, यह बता यहाँ पर कैसे आई, किसके साथ आई है और तेरी डॉक्टर की पढ़ाई कैसी चल रही है? पूर्वी अपनी दादी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, पहले आप बताओ कि आप दोनों यहाँ पर कैसे आए? दादी प्लीज़ मुझे सच बताओ। दादू बताते हैं, उस दिन जब गौतम कॉलेज चली गई थी तब मीना बहू ने मुझसे कहा, माँ बाबूजी आप दोनों का पूरा बॉडी चेकअप करवा आते हैं। डॉक्टर के पास जाकर मीना बहू हमें डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पर बिठाकर बोली, बाबूजी माँ जी आप दोनों यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। सुबह से शाम हो गई पर मीना बहू नहीं आई। फिर हम दोनों वहाँ से निकलकर एक गार्डन में जाकर बैठ गए। 2 दिन तक वहीं उसी गार्डन में ही भूखे प्यासे तड़पते रहे। फिर तेरी जैसी एक लड़की अपनी माँ के साथ हरिद्वार दर्शन करने जा रही थी। उसने हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसने हमसे कहा, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आप दोनों को आपके घर पर छोड़ देती हूँ। फिर हमने उससे कहा, हमारा कोई घर नहीं है, इसलिए उसने मुझे यहाँ हरिद्वार में एक मंदिर में छोड़ दिया। अब यही हमारा घर है। पूर्वी को अपनी दादी दादू की बातें सुनकर अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। उसके दादी दादू को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया था। पूर्वी फिर उनको अपने साथ अपनी एक दोस्त के यहाँ पर ले जाती है। दादी और दादू को वहाँ पर नहला धुलाकर नए कपड़े पहनने के लिए देती है। नए कपड़े पहनकर दादी दादू के आँखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। रात हो चुकी थी। पूर्वी ने सोचा अब पापा घर आ चुके होंगे। वह दादी दादू को अपने संग घर ले जाती है और बाहर आंगन में बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप बेटा? पूर्वी कोई जवाब नहीं देती। फिर पापा बोले, बेटा मम्मी कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देती हो? पूर्वी ने गुस्से से कहा, क्यों दूँ मैं आपको उत्तर? कौन है आप दोनों मेरे? मम्मी पापा दोनों हैरान होकर पूर्वी से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? पूर्वी फिर पूछती है, यह घर किसके नाम है? पूर्वी के पिता उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मम्मी पापा कहते हैं, बेटा
यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। पूर्वी ने कहा, दादी दादू को बीच रास्ते पे मरने के लिए छोड़ दिया। वह भी तो मेरे लिए ही थे, मेरा भला ही चाहते थे। यह सुनते ही मम्मी पापा की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर पूर्वी कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर मैं आप दोनों को खुद अनाथ आश्रम में भेज दूंगी। पापा गुस्से से बोले, क्या कह रही हो तुम हम दोनों को आश्रम क्यों छोड़ोगी? यह हमारा भी तो घर है। पूर्वी ने कहा, घर तो यह दादी दादू का भी था, जो आपने अपने नाम करवा लिया और दादी दादू को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। रमेश जी बोले, लेकिन बेटा, दादी दादू तो अपने गांव गए हैं ना। पापा की बातें सुनकर पूर्वी को और भी गुस्सा आ जाता है और वह बोली, बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे? रमेश जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे? तुम बताओ, ज़रा बताओ मुझे, मैंने कौन सा झूठ बोला है? पूर्वी अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोलती है, मम्मी, दादी दादू को चेकअप कराने के बहाने से हॉस्पिटल में ही छोड़कर आ गई थी। क्या यह सब बातें आपको नहीं पता? रमेश जी कहते हैं, क्या? मुझे तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था उनका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए कुछ दिन के लिए वे अपने गांव चले गए हैं। पूर्वी ने कहा, पापा, आपने गांव में फ़ोन करके जानने की भी कोशिश नहीं की कि दादी दादू ठीक है या नहीं। उसके पापा ने कहा, बेटा, गांव में फ़ोन नहीं है। कभी भी फ़ोन करना होता है तो डाक खाने में फ़ोन करना पड़ता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी भी बात नहीं करवाई थी। तुमने कहाँ देखा माँ बाबूजी को? फिर रमेश अपनी पत्नी से पूछता है, माँ बाबूजी कहाँ हैं? मीना गुस्से से कहती है, हाँ, मैं ही तो दुश्मन हूँ तुम सबकी। हाँ, मैंने ही छोड़कर आई हूँ उन दोनों को। कितना खर्चा होता था उन दोनों के ऊपर, तुम्हें कुछ भी अंदाज़ा भी है? उनके यहाँ रहने से पूरे घर का बजट बिगड़ गया था। मुझे लगा अब 72 साल के हो गए हैं, अब जीकर क्या करेंगे, इसलिए छोड़कर आई। रमेश अपनी पत्नी को खींचकर जोर से एक थप्पड़ मारता है। रमेश ने कहा, कल को मेरे माँ बाबूजी की जगह तुम्हारे माँ और बाबूजी होते तो क्या तुम तब भी यही करती? पूर्वी बाहर बैठे अपने दादी दादू को हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। तभी रमेश अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा था। तभी अपनी माँ बाबूजी को देखकर उनके पैरों में गिर गया। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने मीना की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब यह नहीं करेगी। माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बेटा, वह कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो, वह तुम्हारी पत्नी है। रमेश ने कहा, माँ बाबूजी, इसने आप लोगों को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया और आप इसी पर तरस खा रही हैं। नहीं, मैं अब यहाँ इसे नहीं रख सकता। मीना जल्दी से अपने सास ससुर के चरणों में गिर जाती है और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगती है। माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ माँ बाबूजी, मुझे एक बार माफ़ कर दो। रमेश बोला, माँ बाबूजी, इसे बिल्कुल भी माफ़ मत कीजिएगा। माँ बोली, बेटा, तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने की, फिर तुझमें और इसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। इसे माफ़ कर दे, यह मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। मीना बोली, माँ जी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो, पता नहीं मुझसे क्या हो गया था। माँ ने कहा, बहू,
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखकर वैसा ही हमारे साथ करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, जिससे कभी कोई बहू बेटा अपने माँ बाप के संग ऐसा ना करे। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम। दिल से फिर से आपका धन्यवाद।